गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने बात कर ली है फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारणों की, राजनैतिक कारणों की, धार्मिक कारणों की, आर्थिक कारणों की और विदेशी घटनाओं के प्रभाव की और कुछ प्रबुद्ध लोगों का क्रांति में जो योगदान रहा उनकी। तो आज हम बात करेंगे तात्कालीन कारणों की। फ्रांस का जो समाज था, राजनीति थी, धर्म था, उसमें बहुत सारी बुराइयां व्याप्त थी और इन बुराइयों के कारण फ्रांस का जो जनजीवन था, आम लोगों का, फ्रांस का जो समाज था वो एक बारूद के ढेर के समान हो गया था। अब उसमें एक चिंगारे की ही आवश्यकता थी, जिसका काम किया उस समय के आर्थिक संकट ने। फ्रांस में उस समय लुई 16वें के समय आर्थिक संकट आ गया था। ऋणग्रस्तता फ्रांस के राजकोष पे, फ्रांस पे इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हर व्यक्ति जो है लगभग ऋणी सा लग रहा था। यहाँ पे फ्रांस जो है हर वर्ष कहते हैं कि 450 करोड़ डॉलर का जो है ऋणी था। तो अब जो है फ्रांस पे आया हुआ ये आर्थिक संकट कोई इसी समय की देन नहीं थी, बल्कि लुई 14वें ने जो है अपनी वैभवता पे खर्च किया। जैसे कि उसने वो वर्साई का जो महल है वो बनवाया था, उस पर करोड़ों डॉलर खर्च किए थे। और उसके बाद जो है युद्धों पे भी काफी सारा जो है उसमें उसने खर्च किया। तो उस खर्च के चलते जो है फ्रांस ऋणी होता गया। उसके बाद जो है लुई 16वें की जो आक्रमणता की नीति थी, अपने पिता के कर कदमों पे वो भी चला। ऐसे ही जो है ऐशो आराम का जीवन उसने भी जिया। फिर जो है लुई 15वें के बाद लुई 16वें जब शासक बना, तो वो क्यों पीछे रहने वाला था। उसने भी जो है अपने पूर्वजों की तरह ही अपने भोग विलास में अपने आप को लीन रखा। जुए शराब में वो खुद लीन रहे और उसकी रही सही कसर उसकी पत्नी जो है मेरी एंटायनेट ने जो है निकाल दी। और इस तरह से फ्रांस जो है पूरी तरह से कब्जे में डूब गया। और जो उसका जो है कर्जे में डूबना, उसका ऋणग्रस्त होना जो है इस बात का सूचक था कि ऋणों का बोझ इतना ज्यादा हो गया था और आम जनता पे दिन प्रतिदिन जो है कर बढ़ते जा रहे थे। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा भी है कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, उनमें चाहे पादरी थे, साहूकार थे, वो किसी तरह का कोई कर नहीं देते थे। तो यहाँ पे आम जनता पे करों का बोझ बढ़ गया था और पादरी, कुलीन या फिर उच्च वर्ग के लोग जो है कर दे नहीं रहे थे। तो उस बड़े हुए कर ने ही जो है फ्रांस में आर्थिक संकट ला दिया, जिसके लिए जो है हालांकि लुई 16वें ने प्रयास भी किए, बहुत सारे अर्थ मंत्री जो है उसने नियुक्त किए, अर्थव्यवस्था के बजट को जो है उसने सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की। लेकिन बजट कैसे सही रूप से चल पाएगा जब जो है इतनी ज्यादा ऋणग्रस्तता होगी। तो उसके लिए भी जो है टाइम लगेगा, उसको पूरी रूप से सही होने में उसमें भी टाइम लगेगा। तो इतना ज्यादा घाटा जो है राजकोष में आ गया था, इतनी ज्यादा ऋणग्रस्तता बढ़ गई थी कि फ्रांस के जो आम जनता थी सारा बोझ जो है करों के रूप में उनके ऊपर ही गिरा दिया गया, जिसके कारण जो है ये क्रांति भड़की। तो इस प्रकार से तात्कालिक कारणों में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कारण जो है फ्रांस की क्रांति को लाने के लिए जिम्मेदार थे। जैसे ही फ्रांस की जो है लोगों पे, आम जनजीवन पे जब जो है करों का बोझ बढ़ गया था, तभी राजा ने जो है नए कर लगाने के लिए संसद को कहा कि नए कर लगाने के लिए आप प्रस्ताव पास करिए। लेकिन संसद ने जो है इनकार कर दिया। उसने कहा कि स्टेटस जनरल ही नए कर जो है लगा सकता है। और पार्लियामेंट ने भी इनकार कर दिया कि वो नए करों को तभी रजिस्टर्ड करेगी जब संसद की बजाय स्टेटस जनरल का अधिवेशन हो और वो नए कर लगाए। और उधर उनके बिना जो है अगर नया कोई अर्थ मंत्री आता है, चाहे वो तुर्गो था, नेकर था, अगर वो कर लगाता है तो उसको जो है पार्लियामेंट रजिस्टर्ड नहीं कर रही थी और बिना रजिस्टर्ड हुए कोई भी कर जो है लागू नहीं हो सकता था। जिसके कारण से जो है फ्रांस में लुई 16वें को जनता के सामने नतमस्तक होके स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। ये अधिवेशन अब लगभग 175 साल बाद बुलाया जा रहा था, जबकि साल में इसका अधिवेशन होना अनिवार्य था और ये एक से अधिक बार भी जो है हो सकता था। लेकिन अब 175 साल बाद ये अधिवेशन मजबूरी में जो है लुई 16वें बुला रहा था और ये सोच करके बुला रहा था कि वो अधिवेशन करवा लेता है। यहाँ पे अधिवेशन में उसको पता है कि तीनों सदनों में से 2 सदन में तो उच्च वर्ग के लोग हैं और वो उच्च वर्ग के लोग हैं और सहमति से जो है
अपने हितों को ध्यान में रख के जो है प्रस्ताव पास कर देंगे, और वो जो हित हैं वो राजा के हितकारी ही उनमें दोनों सदनों में व्यक्ति होते हैं, और तीसरा जो सदन है उसकी कोई सुनता नहीं है, उनमें आम जनता होती है, साधारण वर्ग के लोग होते हैं। तो इस प्रकार से पहले की तरह अब भी होगा, और वो जो है अपनी मनमर्जी कर लेगा, अपने हिसाब से वो करों को लगा लेगा। तो ये सोच करके उसने अधिवेशन बुलाने के लिए हामी भरी थी, जो कि उसके लिए गलत साबित हुई, और ये स्टेटस जनरल के अधिवेशन से ही जो है क्रांति की शुरुआत हो गई। तो इस प्रकार से पहला जो तात्कालिक कारण था जिसने क्रांति रूपी ढेर में, जो बारूद रूपी ढेर में जो चिंगारी का काम किया, वो था तात्कालिक कारणों में आर्थिक संकट के कारण। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आर्थिक संकट आए ही क्यों। आर्थिक संकट के कारण तो फ्रांस की जनता ने बहुत सारे आर्थिक संकट जो अभी ये सहन कर रही थी, आम जनजीवन जो इन संकटों के बोझ तले दबता चला जा रहा था, तो ये आए ही क्यों, इसके बारे में जैसे हमने अभी बात की है कि लुई 14वें ने कोई कसर नहीं छोड़ी जो है अपनी वैभवता को प्रदर्शित करने में, झूठे शान में, दिखावे में और भोग विलासिता में, रंगरलियों में। तो इस प्रकार से जो है फ्रांस आर्थिक रूप से कमजोर होता गया। दूसरा जो है हमने बात की कि लुई 15वें ने भी जो है अपने पिता की तरह ही खूब धन जो है अपनी विलासिता पे खर्च किया। फिर जो है लुई 16वां पीछे क्यों रहने वाला था, तो इन सब के चलते जो है सारा करों का बोझ आम जनजीवन पे आ गया, आम जनता पे आ गया, और आम जनता पे जो है कर दिन प्रतिदिन बढ़ाए जाने लगे। लेकिन जैसे ही नेकर प्रधानमंत्री बन के आया, उसने जो है कोशिश की कि फ्रांस जो है इस ऋणग्रस्तता से निकालने का तरीका यही है कि कुछ न कुछ कर जो है कुलीनों पे भी लगा दिए जाए। लेकिन जैसे ही उसने कुलीनों पे कर लगाए, तो कुलीन लोगों ने जो है अपनी चाटुकारिता के चलते रानी मेरी एंटाइनोनेट के कान भर दिए, और जो है नेकर को उसके पद से हटा दिया, जिसके कारण से जो ये आर्थिक संकट आया था फ्रांस पे, उसका कोई जो है हल नहीं निकल पाया, और आर्थिक संकट के कारण ही जो है ये क्रांति भड़की। दूसरा जो तात्कालिक जो कारण था, सुधारवादी आर्थिक योजनाओं की विफलता। सुधारवादी आर्थिक योजनाओं की विफलता। तो फ्रांस की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लुई 16वें ने कई सारी योजनाएं बनाई, जो एक भी सफल ना हो सकी, और वो असफल होती रही। इन योजनाओं की विफलता ने भी जो है फ्रांस की क्रांति को और ज्यादा हवा दी, और ये फ्रांस की जो क्रांति की जो घटना थी वो घटित हुई। हालांकि इन सुधारवादी आर्थिक योजनाओं में राजा ने कोशिश की कि फ्रांस का जो बजट है वो सही रूप से बने। वो बजट सही रूप से कैसे बनेगा जब फ्रांस पे ऋणग्रस्तता इतनी ज्यादा थी। तो इसके लिए उसने जो है कुछ वित्त मंत्री, नए वित्त मंत्री जो है नियुक्त किए। नए वित्त मंत्रियों में हम बात करते हैं सबसे पहले तुर्गो की। तुर्गो ने फ्रांस की आर्थिक दशा सुधारने के लिए जो है कोशिश की, और सबसे पहले जो है वो वित्त मंत्री बन करके आया। 1774 से 1776 तक जो है वो फ्रांस का नया अर्थ मंत्री, नया वित्त मंत्री बन के आया। उसने फ्रांस के बजट को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए एक छोटी सी कोशिश की। उसने जो है करों का बोझ आम जनता पर से थोड़ा सा हल्का किया, और जो कुलीन लोग थे, साहूकार जो लोग थे, उन पे जो है कुछ नए टैक्स लगाने की उसने कोशिश की। जो उच्च अधिकारी जो है ज्यादा तनख्वाह ले रहे थे, और उनके जो है कार्यों की कोई खास अहमियत थी नहीं, तो उनके जो है वेतन में उसने थोड़ी सी कटौती करने की कोशिश की। और फ्रांस की जो आर्थिक संकट था, उस संकट को जो है उस संकट से फ्रांस को उबारने की छोटी सी उसने कोशिश की। और इस जद्दोजहद में उसने व्यापार के लिए भी जो है काफी कोशिशें की। वह व्यापार पे जैसे प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों को हटाया, और जो है व्यापारियों को काफी सारी राहतें दी। तो उसके इन सब कार्यों से कुलीन और साहूकार जो लोग थे,
उनको जो है कोई भी फायदा नहीं हुआ, जिसके कारण से उन्होंने रानी मेरी एंटाइनोनेट के कान भर दिए और उसको उसके पद से हटवा दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे तुर्गो ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और एक नया अर्थमंत्री बन करके आया, जिसको हम नेकर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अब नेकर जो है नया वित्त मंत्री बन करके आया और नेकर ने जो है अपनी कूटनीतिज्ञता यहाँ पे साबित करने की कोशिश की। यहाँ पे नेकर ने भी वही किया, व्यापारियों पर से सारे प्रतिबंधों को हटाने की उसने कोशिश की। यहाँ पे जो अनुचित रूप से उसे लगा कि ये कर्मचारी अनुचित रूप से तैनात है, उन कर्मचारियों को भी उसने हटाया। और यहाँ पे फ्रांस को आर्थिक संकट से उबारने के लिए जो है उसने साधारण जनता पर से करों का बोझ कुछ कम कर दिया और जो विलासी जीवन जी रहे उच्च वर्ग के जो लोग थे उन पे उसने जो है कर लगाए, जिसके कारण जो है वो लोग उससे नाराज हो गए और उन्होंने जो है नेकर को भी उसके पद से निकाल दिया। तो इस प्रकार से रानी के कान भर के रानी के चाटुकारों ने जो है नेकर को भी उसके पद से हटवा दिया। यहाँ पे तीसरा जो वित्त मंत्री अर्थ मंत्री बनकर के आया था वो था कैलोन। नेकर को पद से जो है उन्होंने हटाया। तो नेकर को पद से हटाने का मुख्य कारण ये भी था कि नेकर ने जो है रानी पे भी अंकुश लगाया था। रानी भी जैसे कि खर्चीली थी, बहुत ही ज्यादा खर्च करती थी अपने आभूषणों पे, कपड़ों पे, जूते चप्पलों पे। तो इस तरह से उसने रानी को भी खर्च को कम करने की जो है सलाह दी थी और रानी के खर्च पे भी उसने अंकुश लगाया था, उसके लिए भी उसके प्रावधान उसने किए थे। तो यहाँ पे जो है उसने जो ये प्रावधान किए थे तो उसे रानी असंतुष्ट हो गई और रानी ने जो है अपने चाटुकारों के कहने के बावजूद भी और खुद जो है उसने देखा कि उसके खर्च में कटौती हो रही है तो उसने उसको पद से हटा दिया। बात करते हैं कैलोन की। उसके बाद जो है तीसरा अर्थमंत्री फ्रांस में बन करके आया कैलोन। कैलोन जो है ऐसा व्यक्ति था जो ये मानता था कि एक व्यक्ति है जो उसको अमीर होने का स्वांग भरना चाहिए, चाहे वो ऋण उसके बोझ तले दबा हो लेकिन फिर भी उसको अमीर होने का स्वांग भरना चाहिए, मतलब दिखावा करना चाहिए कि वो व्यक्ति अमीर है चाहे वो कितना ही गरीब हो। तो इस तरह से इस तरह की सोच रखने वाला वो व्यक्ति था कैलोन। और उसने जो है फ्रांस जो है पहले ही ऋणी था, उसने वो अपने उस सोच के चलते जो है और भी ऋण लिए और फ्रांस पे ऋणग्रस्तता और ज़्यादा बढ़ा दी। और जो आम जनता थी उनके ऊपर हालांकि उसने थोड़ा सा खर्च को कम करने की कोशिश की लेकिन जो उच्च वर्ग था उस पर वो कर नहीं लगा पाया और जिससे फ्रांस और ज़्यादा ऋणों के बोझ तले दब गया। यहाँ पे फ्रांस पे बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता के कारण जो है उसको उसके पद से निकाल दिया गया, क्योंकि उसको यहाँ पे इस पद पे एक अर्थशास्त्री की तरह जो है तैनात करने के लिए जो है उसको फ्रांस को उसने कुछ नहीं दिया। यहाँ पे उसके बाद जो है फोर्थ जो एक अर्थ मंत्री बन करके आया था वो था ब्राइन। कैलोन के उसके पद से निकालने के बाद ब्राइन नाम का जो व्यक्ति था वो फ्रांस का नया अर्थमंत्री बन करके आया। उसने जो है फ्रांस में आकर के पुराना जो समय था उसकी क्षतिपूर्ति करने की उसने कोशिश की। उस क्षतिपूर्ति के लिए जो है उसने संसद से नए कर लगाने के लिए जो है आग्रह किया और नए कर लगाने के लिए आग्रह किया और नए कर लगाने के लिए जो है उसने आगे संसद के सामने प्रस्ताव पेश किया। संसद ने जो है आगे पार्लियामेंट के पास वो जो है अध्यादेश भेज दिया। पार्लियामेंट ने कहा कि स्टेटस जर्नल ही जो है ये कर लगा सकता है और स्टेटस जर्नल के अधिवेशन के बिना ये कर नहीं रजिस्टर्ड किए जाएंगे। तो अब स्टेटस जर्नल का जो है अधिवेशन बुलाना अनिवार्य हो गया। आम जनता भी चाहती थी कि स्टेटस जर्नल का अधिवेशन हो और उनकी भी जो है बातें सुनी जाए और जो कर हैं वो समान रूप से लगाए जाएं, वो पादरियों पे भी लगाए जाएं, वो जो है भोग विलासी सारे ही जितने भी तबके हैं जितने भी वर्ग हैं उन सब पे जो है वो कर लगाए जाए। तो इस तरह से यहाँ पे ब्राइन का आम जनता से सहयोग को देख करके और लुई 16वें को मजबूरन जो है आगे फ्रांस में स्टेटस जर्नल का अधिवेशन बुलाना पड़े। यहाँ पे इसकी जो है इन्हीं बातों को देख करके कि इसने
फ्रांस को संकट से उबारने के लिए जो है स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाने तक की मांग उठा दी है और इसको इसके पद से निकाल दिया गया। हालांकि इसकी बातें नहीं मानी गई, तो इसने जो है उन सब जो भी इसने अध्यादेश जो है लागू करवाए थे उनकी जो है एक एक प्रति जो है जनता में भी बांट दी गई। जनता को पता चल गया कि फ्रांस कितना ऋणी है और उस ऋणग्रस्तता से इसको निकालने के लिए जो है अधिवेशन बुलाना अनिवार्य है, ताकि समान रूप से करों का जो है वितरण हो सके, उच्च वर्ग भी कुछ न कुछ कर भरे, जिसके कारण जो है फ्रांस की ऋणग्रस्तता कुछ कम हो। तो इसीलिए जो है इसको निकाल दिया गया। उसके बाद दोबारा फिर से जो है नेकर को यहाँ पे वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया गया। यहाँ पे नेकर जो है 1788 में नेकर दोबारा से वित्त मंत्री बन करके आया। 1788-89 में जो है नेकर ही अर्थ मंत्री वित्त मंत्री था। उसके समय में ही स्टेटस जनरल के अधिवेशन के लिए लुई 16वें ने जो है आम जनता की बात मान ली। यहाँ पे लुई 16वें सोच रहा था कि जिस प्रकार से स्टेटस जनरल के सदस्यों का पुराना रिकॉर्ड था कि वो आते थे, इकट्ठे होते थे और यहाँ पे मौज मस्ती करके निकल जाते थे, तो वैसा ही होगा और मैं कर अपने हिसाब से ही लागू करूंगा और उनपे जो है उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और लुई 16वें की उम्मीदों से विपरीत ही जो है आगे स्टेटस जनरल ने कार्य किए। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्रांति की शुरुआत 1789 में हो गई थी और 5 मई 1789 को जो है स्टेटस जनरल के अधिवेशन के साथ ही क्रांति की शुरुआत हम मानते हैं। तो यहाँ पे हमने इस जो है फ्रांसीसी क्रांति के सभी कारणों की चर्चा की और हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक संकट ने फ्रांस के तत्कालीन कारणों की जो है काम किया और एक बारूद के ढेर को जो है, जो आम जनता के जीवन में जो जहर घोल रखा था, उस आम जनता के जीवन को जो नरकीय बना रखा था, उस नरकीय जीवन से उभारने के लिए जो थोड़ा बहुत काम स्टेटस जनरल ने किया और आगे जो है लोगों ने उसके चलते ही अपने अधिकारों को पा लिया। तो यहाँ पे क्रांति की घटनाएं अब हम पढ़ लेते हैं। क्रांति की घटनाएं, तो क्रांति की घटनाओं में हम बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे जो पढ़ा, जो सारे ही कारण क्रांति के लिए जिम्मेदार थे, तो उनमें सबसे मुख्य कारण जो है फ्रांस का जो आर्थिक संकट था, फ्रांस की ऋणग्रस्तता थी। उस ऋणग्रस्तता के चलते ही यहाँ पे संसद ने जो है करों को लगाने से मना कर दिया और फिर ये प्रस्ताव पार्लियामेंट के पास गया कि राजा कर लगाएगा, संसद नहीं लगा रही तो राजा स्वयं कर लगाएगा और पार्लियामेंट उसको रजिस्टर्ड करेगी। लेकिन पार्लियामेंट ने भी यहाँ पे थोड़ी सी हिम्मत दिखा करके उसको रजिस्टर करने में मना कर दिया। सॉरी। तो पार्लियामेंट का यहाँ नए करों को रजिस्टर करने से मना करने के कारण ही जो है आम जनता, साधारण जो जनता थी उसको जो थोड़ी सी जो है राहत की, उसने सांस ली और यहाँ पे स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाना अनिवार्य हो गया और 175 सालों के बाद जो है अब स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया गया। तो राजा ने सोचा ये पहले की तरह ही होगा और ये जो यहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे और मौज मस्ती करके निकलेंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे राजा की आशाओं पे पानी फिर गया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्रांति के समय जो है जो भी जो नेतृत्व था वो आम जनता के हाथों में आ गया। तो किस तरह से वो आया, तो सबसे पहला जो क्रांति की घटनाओं में सबसे जो पहला जो चरण था, पहले चरण में जो है स्टेटस जनरल के अधिवेशन से, स्टेटस जनरल के अधिवेशन से बास्तील पतन तक, बास्तील के पतन तक। दूसरा है राष्ट्रीय संविधान सभा। तीसरा है व्यवस्थापिका
सभा, चौथा है नेशनल कन्वेंशन, और लास्ट है जो अंतिम चरण की घटनाएं थी, अंतिम चरण की घटनाएं। देखिए, क्रांति की घटनाओं में हम 5 चरण पढ़ेंगे। पहले चरण में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह स्टेटस जनरल का अधिवेशन हुआ, उसमें उन्होंने क्या प्रस्ताव पास की, कितना को जो है आगे कारागार साबित हुआ, और उसने अपनी जो है आशाओं को कितना जो है सही मायने में पूरा किया। और दूसरा हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय संविधान सभा को कि किस तरह से स्टेटस जनरल के अधिवेशन के बाद जो है वो उसने अपने जो तीसरा जो वर्ग था, तीसरा जो सदन था साधारण लोगों का, उसने अपने आप को राष्ट्रीय संविधान सभा घोषित कर लिया। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय संविधान सभा का जो है स्थानांतरण फिर उसके बाद व्यवस्थापिका सभा में हो गया, फिर व्यवस्थापिका सभा के बाद नेशनल कन्वेंशन जो है उसने अपने आप को बना लिया, और अंत में जो है कुछ जो फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य घटनाओं की हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से क्रांति की ये 5 घटनाएं थी, जिसमें सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे स्टेटस जनरल के अधिवेशन से बास्टील के पतन तक, इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो है हम बात कर लेते हैं कि स्टेटस जनरल के अधिवेशन से बास्टील पतन तक स्टेटस जनरल क्या है, वो उस संस्था के क्या कार्य हैं, और वो अपने कार्यों में कितनी जो है आगे बढ़ पाई है, और कितनी जो है अपने कार्यों को पूर्ण कर पाई है, अपने अधिकारों को वो प्राप्त कर पाई है। तो स्टेटस जनरल का इतिहास हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं, इतिहास के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्टेटस जनरल के अधिवेशन जो है, स्टेटस जनरल एक संस्था थी जिसके जो करों को लगाने वाली एक संस्था थी, नए करों को स्टेटस जनरल ही लगा सकती थी। यहाँ पे स्टेटस जनरल में 3 जो है सदन थे, जिसमें पहले सदन में जो है उच्च कुलीन पादरी, दूसरे में जो है उच्च कुलीन सामंत जागीरदार साहूकार, तीसरे वर्ग में जो है आम जनता साधारण वर्ग के लोग जो है शामिल थे। तो इसमें जो है स्टेटस जनरल का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा यदि हम देखें तो 25 साल से ऊपर जो है आयु सीमा होना निश्चित था। 25 साल से ऊपर जो है उसकी आयु होनी चाहिए जो व्यक्ति स्टेटस जनरल का सदस्य बनना चाहता है। स्टेटस जनरल में से किसी भी सदन का जो व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है उसकी आयु 25 साल से ऊपर होनी चाहिए, और कोई ना कोई जो है योग्य व्यक्ति वो होना चाहिए, किसी न किसी रूप में अपनी योग्यता उसने साबित की हो, और वो करों को देने वाला व्यक्ति हो। ये बात जो है उसके सदस्यों में होनी चाहिए, तभी कोई भी व्यक्ति स्टेटस जनरल का सदस्य बन सकता था। तो यहाँ पे करों को देने वाला और जो है 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और अपना जो है योग्यता के रूप में वो किसी न किसी पद को वहन कर रहा हो, तो ये जो है उसके लिए अनिवार्य था, और वो व्यक्ति स्टेटस जनरल का सदस्य बन सकता था। तो यहाँ पे इसके 3 सदन थे, तीनों सदनों में हमने बात की थी। सबसे पहला जो था उच्च कुलीन पादरी, दूसरा जो था सामंत साहूकार, और तीसरा जो था साधारण वर्ग। 3 इसमें वर्ग आते थे, 3 इसमें पार्ट थे इसके सदन के स्टेटस जनरल के। तो यहाँ पे जहाँ भी वो इकट्ठे होते थे साल में एक बार इसका अधिवेशन होना अनिवार्य था, क्योंकि यदि किसी भी जो है राजकोष को सुचारू रूप से चलाना है, आय व्यय को जो है इक्वल रखना है, और आय अधिक और व्यय जो है कम करने हैं, तो किसी भी तरह से यदि हम बात करें बजट को सही रूप से जो है निर्धारित करने की, तो उसके लिए साल में इसका अधिवेशन कम से कम एक बार तो जरूरी था, और अगर आवश्यकता पड़े तो 2, 3, 4 बार जो है वो अधिवेशन बुलाया जा सकता था। लेकिन अब तक जो है इसके कितने अधिवेशन बुला लिए गए थे उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो है राष्ट्रीय संस्था का गठन किया था 1302 में, जो है इसका अधिवेशन बुलाया गया। उसके बाद जो है इसके अधिवेशन 1328, 1483, 1576, 1588 और 1614। तो इस प्रकार से अब इसका अधिवेशन 1614 में बुलाया गया था।
1614 के बाद 175 साल अब 1789 में जो है इसका अधिवेशन बुलाने के लिए लुई सोलवे राजी हुआ था। वो भी एक मजबूरी वश राजी हुआ था, क्योंकि यहाँ पे आम जनता का भी उस पर दबाव था और यहाँ पे जो नए अर्थ मंत्री बन रहे थे उनका भी दबाव था, और वो नए कर जो है नहीं लागू कर सकता था स्वयं, जिसके कारण जो हम मजबूरी वश उसने स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया। और 5 मई 1789 को जब स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया गया तो इसमें जो है स्टेटस जनरल के अधिवेशन के साथ यहाँ पे क्रांति की शुरुआत हो गई। तो आज हमने जो पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति के तात्कालिक कारणों से पहले हमने बात कर ली है, सामाजिक कारणों की, धार्मिक कारणों की, आर्थिक कारणों की, और जो है प्रबुद्ध लोगों के क्रांति में क्या योगदान रहा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का क्या प्रभाव रहा, और अंत में जो है इन सारे ही कारणों के ऊपर जो है हवा दी जो है फ्रांस के आर्थिक संकट ने, ऋणग्रस्तता ने। तो अब जो है उस ऋणग्रस्तता के चलते कैसे क्रांति की घटनाएं जो है घटित हुई वो हम पढ़ेंगे क्रांति के पहले चरण से, स्टेटस जनरल के अधिवेशन से बास्टील के पतन तक। अभी आज हमने थोड़ी सी चर्चा इसमें की है कि स्टेटस जनरल की बैकग्राउंड क्या था, उसकी बैक हिस्ट्री क्या थी, उसमें क्या जो है कितने सदस्य थे, कैसे वो चुने जाते थे, कैसे चुने जाने के लिए क्या प्रक्रिया जो है लागू की जाती थी। तो आज हमने ये बात कर ली है। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी पूछना है तो आप वो पूछ सकते हैं। अपने क्वेश्चन टाइप करके जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और जो है अपने जो भी विचार हैं, जो भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आपके मन में कोई भी यदि दुविधा है तो वो दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।